हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट की सीरीज़। हमने ऑलरेडी हमारा 3 सब्जेक्ट जो हरियाणा जुडिशरी में आने वाला है वो कंप्लीट कर लिया है, जो कि है द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973, द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918 एंड द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908। ये तीनों हमने फुल्ली कंप्लीट कर लिया है। इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है चैनल पे, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं वीडियो, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो। और मल्टीपल रिवाइज कीजिए बिफोर गोइंग टू द मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। फर्दर मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली भी चले जा सकते हैं प्लेलिस्ट पे, ठीक है। आज से हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बट बिफोर दैट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमारी मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, और अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930 के साथ। अब ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, 1930 से पहले इसके प्रोविजंस जो थे वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 में दिए थे, ठीक है। बट वो जो एक्ट था ना, वो सफिशिएंट नहीं था। उसमें जितने प्रोविजन दिए थे पूरे सेल्स ऑफ गुड एक्ट को रेगुलेट करने के लिए, तो वो सफिशिएंट नहीं था। इसलिए 1930 में हमारा नया एक्ट आया, जो कि है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। और इसमें जो प्रोविजंस दिए थे वो पूरे सफिशिएंट थे जो इसको रेगुलेट कर सके, ठीक है। इसलिए हमारा नया एक्ट बन गया। अब हम सबसे पहले ये एक्ट स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस क्या है इस एक्ट के। तो इस एक्ट में जो है ना, टोटल सेक्शंस जो हैं हमारे, वो हैं सेक्शन 66 तक, ठीक है। तो टोटल सेक्शन 66 है, एंड टोटल चैप्टर्स जो हैं वो है चैप्टर 7, ठीक है। तो याद रखिएगा, चैप्टर टोटल है 7 और सेक्शंस टोटल है 66। तो एक छोटा सा एक्ट है जो हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और मल्टीपल रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा बिफोर एग्जाम। जो भी मैंने एक्ट आपको पढ़ा दिया है, कुछ नहीं करना है आपको, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है सेम स्पीड पे। और अगर आपको लगता है सेम स्पीड पे ज़रूरत नहीं है, तो टाइम सेव करने के लिए आप स्पीड फास्ट कर सकते हो, 1.5 2x जो भी आप कंफर्टेबल हो उसमें करके आप देख लो, ठीक है। लेकिन आपको बस सुनना है, एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स भी नहीं डालने हैं, आपके दिमाग में वो सेव हो जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किए हैं, ठीक है। तो चलिए, ये अरेंजमेंट तो देख ली हमने सेक्शंस की। अब हम आते हैं एक्ट पे, ठीक है। अब ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो 1930 में आया था, उसका एक्ट नंबर था 3, यानी कि 1930 में ये थर्ड नंबर ऑफ एक्ट था जो कि इनएक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर बनाने चाहे तो कहीं से भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। अब जो है ये इनएक्ट कब हुआ था, तो 15 मार्च 1930 में ये इनएक्ट हुआ था। इनएक्टमेंट डेट क्या होता है, जिस दिन प्रेसिडेंट ने किसी बिल पे एसेंट दिया और वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया, उस डेट को हम बोलते हैं इनएक्टमेंट डेट, ठीक है। तो ये 15 मार्च था 1930 का, और उस दिन क्या हुआ, ये एक्ट जो है इनएक्ट हो गया, बनके तैयार हो गया, बिल से एक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि सेल्स ऑफ एक्ट जो गुड्स एक्ट जो था उसको बनाया क्यों गया था, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इसको नया एक्ट बनाया गया, कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो वो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एन एक्ट टू डिफाइन एंड एंड द लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड, यानी कि इस एक्ट को क्यों लाया गया, ताकि हम डिफाइन कर सकें, अमेंड कर सकें किस चीज़ को, लॉ जो रिलेट किससे करता है, सेल्स ऑफ गुड से। यानी कि यहाँ हमने कंसोलिडेट नहीं रखा है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इन सब चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन बन जाता है, फिर हम सोचते रहते हैं कि इसमें क्या था। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन एंड अमेंड वर्ड है, कंसोलिडेट नहीं है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बनाया गया था ताकि डिफाइन किया जाए, अमेंड किया जाए लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और वो इनएक्ट जो हुआ है वो हियर बाय प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो बस ये ऑब्जेक्टिव था इसका। अब हम चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जो कि प्रिलिमिनरी चैप्टर है, ठीक है। जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले नाम दिया रहता है कि एक्ट का नाम क्या है। तो इस एक्ट को क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ अमेंडमेंट हुई है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि क्या अमेंडमेंट हुई है, क्योंकि दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो जो वर्ड इंडियन था ना,
उसको ओमिट कर दिया गया है। देखिए वर्ड इंडियन को ओमिट कर दिया गया है। एक्ट नंबर 33 ऑफ 1963 और इन्फोर्स में कब आया? 22 ऑफ सितंबर 1963। मैं आपको दिखा इसलिए रही हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आपके लिए ऑफिशियल जो है मैं वो एक्ट खोल के रखी हूँ ताकि बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास ना जाए, ठीक है। तो जो है इंडियन वर्ड जो है ओमिट हो गया था 1963 में, और अब जो है एक्ट का नाम ये क्या है? सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, ठीक है। अब ये जो है एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में। ये जो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर अभी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल 370 था जो प्रोटेक्ट करता था स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो आज ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो अब ये एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया पे, ठीक है। अब जो है थर्ड क्लॉज जो है इसका, ये हमें बता रहा है कि कमेंसमेंट डेट, कि इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930, ठीक है। ये कमेंसमेंट डेट है। कमेंसमेंट डेट क्या होता है? कमेंसमेंट डेट वो होता है जिस दिन कोई एक्ट इन्फोर्स हो जाता है, लागू हो जाता है, ठीक है। जब लागू हो जाता है ना टेरिटरी में, तो उसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट डेट और कमेंसमेंट डेट, ठीक है। और जिस दिन इनेक्ट होता है उसको बोलते हैं इनेक्टमेंट डेट, जिस दिन साइन करते हैं प्रेसिडेंट हमारे, ठीक है, वो होता है इनेक्टमेंट। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। इनेक्टमेंट डेट क्या है इस एक्ट का? 15 ऑफ मार्च 1930, और इन्फोर्स कब हुआ था? 1 जुलाई में इन्फोर्स हो गया था 1930 में, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया, मैंने बिल्कुल बाइफरकेट अप करके आपको बता दिया, कहीं से कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब आएंगे हम डेफिनेशन सेक्शन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और इससे बहुत चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो अब टोटल डेफिनेशन इसमें है 15 डेफिनेशन दिए हो गए हैं हमारे डेफिनेशन सेक्शन में। तो चलिए वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल्स ऑफ गुड पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि बायर कौन होता है, ठीक है। तो बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और अग्रीज टू बाय गुड। जो पर्सन बाय करता है या अग्री करता है कि उसको बाय करना है गुड्स, तो वो क्या हो जाता है? वो होता है हमारा बायर। अब जो सेकेंड डेफिनेशन है वो है डिलीवरी की। डिलीवरी मतलब क्या होता है? डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि हम जानबूझ के क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं पोजेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी। अगर हम नॉर्मल शब्दों में भी समझे, डेली लाइफ में देखें, तो डिलीवरी क्या होता है? अगर हम कोई चीज़ जो है, अपनी कोई चीज़ मान लीजिए किसी को देते हैं, तो हमने वो डिलीवरी की। हमारा ऑनलाइन आजकल हम शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन हम सामान मंगाते हैं, डिलीवरी होती है उसकी। कैसे होती है? कोई पर्सन आता है, एजेंट आता है, हमें दे देता है, उसकी डिलीवरी कर देता है। तो डिलीवरी अगर सिंपल शब्दों में कॉमन सेंस की चीज़ों से लगा के समझिएगा तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये आता है सबसेक्शन 2 में, ठीक है। अब आता है गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट। अब डिलीवरेबल स्टेट कब बोलेंगे? किसी गुड्स को अगर हम डिलीवरी कर रहे हैं तो उसको डिलीवरेबल स्टेट में कब बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ देम। यानी कि डिलीवरेबल स्टेट हम तब बोलेंगे जब वो गुड ऐसे स्टेट में है जब बायर को ना उसकी डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, वो बाउंड हो जाता है, ठीक है। वो बाउंड हो जाता है डिलीवरी लेने के लिए। ऐसे स्टेट में है गुड कि अगर आपने डिलीवरी नहीं ली तो जो सेलर है उसको लॉस हो जाएगा, इसीलिए उसको डिलीवरेबल स्टेट बोलते हैं, जिस स्टेट में जो है बायर बाउंड है कि उसको डिलीवरी लेनी है। ये था सबसेक्शन 3। अब आते हैं सबसेक्शन 4 में, जो कि बता रहा है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स टू गुड क्या होता है? ये होता है, ये डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड है ना, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन इंक्लूड दिया हुआ है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में? सबसे पहले तो बिल ऑफ लेडिंग आएगा इसमें, फिर डॉक वारंट भी आएगा इसमें, फिर वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, फिर वार फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीप्ट, फिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट वारंट, और order for delivery of goods and any other document used in the ordinary course of business as proof of possession or control of the goods, or authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the proposer of the document to transfer or receive goods may represented, ठीक है। तो क्या होता है गुड्स ऑफ टाइटल टू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में सबसे पहले हम देखते हैं इंक्लूड होता है बिल ऑफ लेडिंग होता है, डॉक वारंट होता है,
वॉर हाउस कीपर सर्टिफिकेट होता है, फिर वॉर फिंगर का भी सर्टिफिकेट होता है, रेलवे का रिसीव भी होता है, और कई मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट भी होता है, ठीक है। और वारंट और ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। और जब हम वारंट करते हैं गुड की डिलीवरी करने के लिए, और कोई अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कि यूज़ किस लिए होता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, ठीक है। और वो किस लिए यूज़ हो रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, क्योंकि वो एज अ दिखा रहे हैं कि वो पोजीशन का प्रूफ है और कंट्रोल कर रहे हैं गुड्स को, ठीक है। जो ऑथराइज क्या कर रहा है, जो ऑथराइज कर रहा है या परपर्ट कर रहा है ऑथराइज करने को, कैसे, या इंडोर्स करके या डिलीवरी करके, ठीक है। और जो पोजेसर होगा ना डॉक्यूमेंट का, जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं या रिसीव गुड कर रहे हैं देयर बाय, उसको रिप्रेजेंट करके। तो ये डेफिनेशन वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है ये एक बार देख कर जाइएगा, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, तो आप मेरी लेक्चर भी सुनिएगा तो आपको याद रहेगा कि क्या है। बिल ऑफ लेडिंग है, डॉक वारंट है, वेयर हाउस कीपर है सर्टिफिकेट है, वार फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीप्ट, और क्या है, वारंट और ऑर्डर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो प्रूफ होता है कि पोजीशन है मेरे पास या कंट्रोल है मेरे पास किसी गुड्स का, या मेरे पास अथॉरिटी है उसकी इंडोर्समेंट से रिलेटेड या डिलीवरी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सिंपल सी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स से रिलेटेड, जो कि 2 क्लॉज 4 में है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, जो कि बता रहा है फॉल्ट। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बट देख लीजिए, फॉल्ट मीन्स रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट, ठीक है। रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट होता है फॉल्ट। अब जो सबसेक्शन 6 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्यूचर गुड्स, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, फ्यूचर गुड्स मतलब क्या होता है, वैसे गुड्स जो भी मैन्युफैक्चर होंगे या प्रोड्यूस होंगे या एक्वायर किए जाएंगे सेलर के द्वारा आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी कि फ्यूचर गुड्स क्या होता है, मतलब ऐसे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या एक्वायरिंग, जो क्या एक्वायर कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है। और कब कर रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना दिया है उसके बाद। यानी कि सिंपल शब्दों में हम समझे ना, तो हमने फ्यूचर के लिए गुड्स खरीदा है या सेल किया है, ठीक है। तो वो फ्यूचर के गुड्स होते हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट में नहीं कर रहे हैं उसको फ्यूचर के लिए हम रख रहे हैं, ठीक है। वैसे गुड जो टू बी, देखिए जो होने वाले हैं, जो मैन्युफैक्चर होने वाले हैं, प्रोड्यूस होने वाले हैं या एक्वायर होने वाले हैं सेलर के द्वारा आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये था फ्यूचर गुड्स के बारे में। याद रखिएगा कौन 3 वर्ड्स, मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और एक्वायर कौन करेगा, बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद भी एक्वायर कर रहा है कौन, सेलर, क्योंकि वो फ्यूचर गुड्स है ना। अभी तो प्रेजेंट में है ही नहीं, एग्जिस्टेंस गुड नहीं, एग्जिस्टिंग गुड नहीं है, वो फ्यूचर गुड है। अब क्लॉज 7 क्या बता रहा है, गुड्स का डेफिनेशन बता रहा है क्लॉज 7, सब क्लॉज 7, ठीक है, 2 का। वो गुड्स का मतलब क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ठीक है। तो गुड्स मतलब होते हैं सारे तरह के मूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी तरह के होते हैं सारे गुड्स के अंदर कवर हो जाएंगे। लेकिन जो एक्शनेबल क्लेम है और जो मनी है वो गुड्स के अंदर कवर नहीं होगा, ठीक है। और इंक्लूड क्या करता है इसमें गुड्स में, ये दोनों तो हमने एक्सक्लूजन देखा कि एक्शनेबल क्लेम और मनी इंक्लूड नहीं करेगा। तो अब इंक्लूड क्या क्या करेगा गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी के बाद भी, तो वैसे स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ठीक है। और क्या है, एंड थिंग्स अटैच्ड, जस्ट अ मिनट, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। यानी कि सबसे पहली चीज़ तो सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएगी, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। अब जो है और क्या आएगी, स्टॉक आएगा इसके अंदर, शेयर आएगा इसके अंदर, ग्रोइंग क्रॉप्स आएगा इसके अंदर, ग्रास आएगा इसके अंदर, और ऐसी चीज़ जो अटैच है या फॉर्म पार्ट कर रही है किसके, लैंड का, लेकिन जो अग्री हो गया है सेल के पहले कि ये जो है ना ये सेवर कर दिया जाएगा और दे दिया जाएगा आफ्टर सेल, तो वो क्या हो जाएगा, मूवेबल हो जाएगा, क्योंकि उसको सेवर कर दिया जाएगा लैंड से। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ही वो मेंशन है, तो वो भी क्या होगा, वो भी गुड्स के अंदर कवर होगा। अब देखिए इसमें एक्सक्लूजन क्या है, 2 चीज़ें एक्सक्लूड कर रही है कि एक्शनेबल क्लेम गुड्स में नहीं आएगा और मनी गुड्स में नहीं आएगा। तो ध्यान में रखिएगा, एक्सक्लूजन याद रखिए, इंक्लूजन तो बाकी ऑप्शन में रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा एक्सक्लूजन अगर नहीं है तो इंक्लूजन वाला है, ठीक है। तो एक्शनेबल और ज़्यादा इंक्लूजन में भी नहीं है आपको, तो स्टॉक है, शेयर है, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, थिंग्स अटैच टू, जिसको सेवर करने के लिए तैयार है, बाकी मूवेबल प्रॉपर्टी, और क्या क्या नहीं आ रहा है, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, याद तो आपको बी ही हो गया होगा, है ना।
अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो बोल रहा है अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट हु has ceases to pay his debt in ordinary course of business or cannot pay his debt as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not. तो सबसे पहले हम इंसॉल्वेंट पर्सन के डेफिनेशन देखने से पहले ये देखते हैं इंसॉल्वेंट क्या होता है। जो पर्सन जिसके पास मनी नहीं होता गुड्स के लिए, पैसे देने के लिए, गुड्स ले लिया बट उसके पास पैसे नहीं है उसके पेमेंट के लिए, ठीक है, तो वो पर्सन इंसॉल्वेंट है। तो पर्सन को इंसॉल्वेंट कब कहा जाएगा? हु सीजेस टू पे हिज डेट, जो सीज हो गया है अपनी डेट को पे करने के लिए, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो अपना डेट ही नहीं पे कर पा रहा है, और कैन नॉट पे हिज डेट एज इट बिकम ड्यू, और जैसे ही क्या, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो जैसे ही डेट जो है ड्यू होता है उसका, तो वो पे ही नहीं कर सकता है, चाहे वेदर ही हैज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, चाहे उसने कोई एक्ट कमिट किया है इंसॉल्वेंसी का या नहीं, लेकिन वो डेट नहीं पे कर पा रहा है। यानी कि पहले केस में तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो पे ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, दूसरे केस में जो है वो पे नहीं कर रहा है, उसने वो इंसॉल्वेंट हुआ हो या ना हुआ हो बट वो पे ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में क्या बोलेंगे, पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट, तो वो पे नहीं कर पा रहा है। देखिए फर्स्ट केस में क्या है, ही सीजेस टू पे हिज डेट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, वो पे नहीं कर पा रहा है अपना डेट जब वो ड्यू हो जा रहा है, ठीक है, चाहे उसने एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी की हो या ना की हो। ये था हमारा पर्सन, किसको बोलेंगे, इंसॉल्वेंट, जो है सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो मर्केंटाइल एजेंट के बारे में बताया जा रहा है। मर्केंटाइल एजेंट इस फिर से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या होता है, मर्केंटाइल एजेंट हैविंग in the customary course of business as such agent such agent authority either to sell goods or to consign good for the purpose of sell or to buy goods or to raise money on the security of goods, ठीक है। तो मर्केंटाइल एजेंट मतलब क्या होता है, मर्केंटाइल एजेंट मीन्स वैसे एजेंट जो कि कस्टमरी गुड्स कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, उसको अथॉरिटी होती है, या तो वो सेल कर सकता है गुड को, या तो वो क्या करेगा, या तो कंसाइन भी कर सकता है गुड को ताकि उसको सेल किया जा सके या कोई बाय कर सके और उससे रेस कर सके मनी सिक्योरिटी में। तो सिंपल मीनिंग ये होता है मर्केंटाइल एजेंट का। मर्केंटाइल एजेंट वैसे बोलते हैं मतलब जिसको ट्रेडिशनली, जिसको इसीलिए अपॉइंट किया जाता है, इसको इसीलिए रखा जाता है उस कोर्स ऑफ बिजनेस में ताकि वो क्या कर सके, उस गुड्स को जो है सेल कर सके या उसको कंसाइन दे सके, कंसाइनमेंट दे सके उस गुड का, और किस लिए दे, ताकि उसको सेल किया जा सके उस कंसाइनमेंट को, और या तो बाय किया जा सके गुड को, खरीदा जा सके, या तो रेज किया जा सके मनी, किस चीज़ में, सिक्योरिटी में देके उस गुड्स को, उससे मनी रेज किया जा सके। इन सब चीज़ को अथॉरिटी होती है मर्केंटाइल एजेंट को करने के लिए, स्पेशल अथॉरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही यही करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो है सबसेक्शन 10। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसमें क्या बता रहा है, प्राइस मतलब क्या होता है, प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड, सिंपल मनी कंसिडरेशन को बोलते हैं प्राइस, और वो मनी कंसिडरेशन क्यों दे रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये हमारा है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेयरली ए स्पेशल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी मतलब क्या है, जनरल प्रॉपर्टी जो गुड्स में आता है बट उसमें क्या नहीं है, एंड नॉट मेयरली ए स्पेशल, यानी कि स्पेशल प्रॉपर्टी ही सिर्फ गुड्स प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, कोई जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो भी आएगी, यानी कि दोनों ये एक्सेप्शन नहीं है, ये भी इंक्लूसिव है इसमें, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स प्लस स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है, सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स भी प्रॉपर्टी में आएगी। अब चलते हैं सबसेक्शन 12 की तरफ, जो कि बता रहा है क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स में इंक्लूड क्या होता है, देयर स्टेट और कंडीशन, यानी कि एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है क्वालिटी ऑफ गुड, और इसमें क्या बताता है, गुड की क्वालिटी के बारे में, यानी कि उसका स्टेट क्या है, किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है, ये सारी चीज़ें क्या किसके अंदर कवर होती है, क्वालिटी ऑफ गुड्स के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है सबसेक्शन 13 का, जो कि सेलर के बारे में बता रहा है। सेलर मतलब क्या होता है, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल्स गुड, यानी कि वैसे पर्सन जो सेल करते हैं या अग्री करते हैं गुड सेल करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो सेल करता है या अग्री भी कर जाता है कि उसे सेल करना है, तो वो सेलर के डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। बायर का डेफिनेशन हमने देखा था सबसे पहला 2 clause 1, और सेलर का कहाँ है 2 clause 13 में, ठीक है।
अब जो है स्पेसिफिक गुड देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक गुड क्या होता है हमारा, सब क्लॉज 14 में दिया है। तो स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। ठीक है, तो स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, वैसे गुड जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, अग्री किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम में, और जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना जाता है। ठीक है, तो कोई भी गुड जिसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं या अग्री करते हैं, किस वक्त, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना सेल के लिए, तब जिस भी गुड को हम आइडेंटिफाई करते हैं या अग्री करते हैं उस पर, तो वो सारे स्पेसिफाइड गुड्स हो जाता है। ठीक है, अब जो लास्ट डेफिनेशन है ना, वो क्या बता रहा है, एक्सप्रेशन नो यूज बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट and defined in Indian Contract Act of 1872 have the meaning assigned to them in that act। यानी कि इस एक्ट में अब 15 डेफिनेशन दिए हैं, बट इसके अलावा भी कोई वर्ड्स होंगे जो इसमें डेफिनेशन में नहीं दिए गए हैं, तो उसका मीनिंग क्या हम इंटरप्रेट करेंगे, तो उसका मीनिंग वही होगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है। ठीक है, तो सेम मीनिंग होगा, ये हमारा क्लॉज 15 बोल रहा है। तो 15 डेफिनेशन थे, जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो बायर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बायर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, फिर जो है डिलीवरेबल स्टेट के गुड्स कौन से होते हैं। ठीक है, जो जिसमें क्या होता है, बायर बाउंड हो जाता है डिलीवरी लेने के लिए। ठीक है, फिर जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये फ्यूचर गुड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लॉज 6 वाला फ्यूचर गुड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है, एक्वायर बाय सेलर आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फर्स्टली हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं, बाद में फ्यूचर में वो गुड्स लेंगे। ठीक है, फिर जो क्लॉज 7 है, गुड्स की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या इंक्लूसिव है, क्या क्या एक्सक्लूसिव है, सब ये सब देखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने अच्छे से बताया था ये डेफिनेशन। फिर मर्केंटाइल एजेंट का क्लॉज 9 में जो दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मर्केंटाइल एजेंट जो है ट्रेडिशनल कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये सारे काम करता है, इसको स्पेशल अथॉरिटी नहीं चाहिए इसके लिए। प्राइस भी देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, क्लॉज 10 है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो देखने वाली डेफिनेशन है वो है स्पेसिफिक गुड्स एंड सेलर की, यानी कि सेलर की डेफिनेशन और स्पेसिफिक गुड की डेफिनेशन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक गुड्स हमने देखा था, वैसे गुड्स जो आइडेंटिफाई करते हैं या अग्री करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम में। ठीक है, और 15 भी याद रखिएगा कि जो इसमें डेफिनेशन नहीं दे रखे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन से ले लिया जाएगा। तो सिंपल ये था हमारा डेफिनेशन क्लॉज, बहुत ही इजी था, बस 2-3 बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं करना है आपको, स्पीड फास्ट करके मेरी वीडियो देखिए, बस हो जाएगा। अब जो है सेक्शन नंबर 3 क्या बता रहा है, अप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872, the unrepealed provision of Indian Contract Act 1872 save in so far as they are inconsistent with the express provision of this act shall continue to apply to contract for sales of goods। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि हमने जो है पहले सेल्स ऑफ गुड्स में, सेल्स ऑफ गुड्स जो था वो कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था, फिर हमने 1930 में उसको रिपील कर दिया और यहाँ पे ले आया। अब क्या बोल रहा है कि कोई जो अनरिपील प्रोविजन है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो इस एक्ट पे भी अप्लाई हो जाएंगे, बशर्ते वो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। एक्सप्रेस प्रोविज़न, इस एक्ट के एक्सप्रेस प्रोविज़न से इनकंसिस्टेंट नहीं हो जाएंगे तो वो अप्लाई हो जाएंगे इस एक्ट पे भी। ठीक है, तो ये बता रहा था हमारा सब सेक्शन नंबर 3। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, एंड हम अपने नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 के साथ। और आप फिक्र मत करिए, मैं सारे माइनर एक्ट कंप्लीट करा दूंगी बिफोर एग्जामिनेशन, और नॉट बिफोर 1 डे, एटलीस्ट आपको 1 वीक का टाइम मिलेगा जिसमें आप मल्टीपल रिवाइज करते रहो, और आप मॉक टेस्ट सीरीज भी जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लो, ताकि आपको बिल्कुल पता चल जाए कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है। और आपकी प्रिपरेशन अगर बहुत अच्छी है तो आपको उससे बूस्ट भी मिलेगा कॉन्फिडेंस में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, और टाइमली कैसे, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, 125 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड हमें मिलेगा 120 मिनट्स, यानी कि एक क्वेश्चन में हमें 1 मिनट से भी कम लगाना है। तो हमारा स्पीड भी मेंटेन होना चाहिए, और जो मॉक हम कंडक्ट करा रहे हैं वो ऑनलाइन बेस्ड है, तो आपका टाइमर चलता रहेगा, आपके जैसे ही टाइम ख़त्म होगी आपका टेस्ट बंद हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप टाइम भी मैनेज कर सकते हो। तो जॉइंट टेस्ट सीरीज अगर आपने अब तक नहीं किया है, तो दिस इज़ ऑल बाय माय साइड, दिस इज एडवोकेट ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।